हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका लेक्चर नंबर 10 होने वाला है आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स की जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम, जैसा आपको पता है कि हमारी सीरीज में पीवाईक्यूज के साथ साथ कंप्लीट थ्योरी जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो भले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत कम देखने को मिल रहे हो, पर हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एज अ फैक्ट हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और एग्जाम से पहले हमारी यहाँ पे सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसकी यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक हफ्ते में वैसे 3 वीडियोस कर रहे हैं। जहाँ पे एक में आपका रहेगा यहाँ पे ट्यूसडे को आ रहा है, एक फ्राइडे को आ रहा है, और एक आपका यहाँ पे संडे को आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग यहाँ पे अब शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे ना, ये सब आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं सब आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यहाँ पे किसने बनाई है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। पर इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको पूछ देता है यहाँ पे कि सर्वेंट्स सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी अगर आपसे पूछ लेता कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसने यहाँ पे फाउंड करी, तो उस केस में आपका आंसर होता है यहाँ पे लाला लाजपत राय। अब देखो यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों का अगर आप नाम देखोगे तो यहाँ पे सिमिलर है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं दोनों के ही नाम एक साथ लिख दे रहा हूँ। तो एक ही आपकी है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, दूसरी आपकी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रख लो, क्योंकि सर्वेंट सर्वेंट तो दोनों में ही कॉमन है, तो आप एक इंडिया से याद रख लो। वो आपका आ जाएगा वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये आपके गोपाल है यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे सही कर दूं मैं, ठीक है। ये है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और वहां पे आपके हैं यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में हो जाएंगे लाला लाजपत राय। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दोनों के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है गोपाल गणेश अगरकर। अब जो गोपाल गणेश अगरकर हैं ये बेसिकली आपके फर्स्ट एडिटर थे। किसके फर्स्ट एडिटर थे? तो जो आपका केसरी नाम से एक न्यूज़पेपर आता था उसके ये पहले एडिटर थे। और जो ये केसरी न्यूज़पेपर है ना, ये बेसिकली था आपके लोकमान्य तिलक का, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक जो थे, उनका जो यहाँ पे न्यूज़पेपर था केसरी, ठीक है, केसरी नाम का न्यूज़पेपर था, उसके पहले एडिटर थे यहाँ पे गोपाल कृष्ण अगरकर। ये आपको याद रखना है। इसके साथ और याद रखना है कि इन्होंने ना सुधारक की यहाँ पे शुरुआत करी थी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके गोपाल कृष्ण अगरकर गोपाल गणेश अगरकर के रिलेटेड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब सुधारक बेसिकली क्या था, एक तरीके से कि जो इन्होंने ये बनाया था कि ये अगेंस्ट बात करते थे अनटचेबिलिटी के और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे सुधारक से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, ऐसा समझ लो कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड रहेगा और कास्ट सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, और ये दोनों को ही अपोज करते थे, दोनों के ही ये लोग खिलाफ थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पे एक और नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे नाम थोड़ा सा सिमिलर है, जो आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दे रखा है गोपाल गणेश अगरकर से। तो इनका नाम है यहाँ पे हरि गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे ही मैं आपको लिख के ही बता दे रहा हूँ कि इनके टाइम्स में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनका ना एक पेन नेम था। पेन नेम क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो आप कोई नोटबुक, मतलब जैसे मान लो कोई आप स्टोरी लिख रहे हो, कोई पोयम लिख रहे हो, तो हर एक जो इंसान होता है वो अपना असली नाम नहीं देता है कभी भी। वो एक तरीके से आप ज्यादातर देखोगे जो आपके पोएट्स वगैरह है ना, उनका यहाँ पे एक पेन नेम चलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप यहाँ पे कोई स्टोरी लिखते हो, आपका नाम मान लो यहाँ पे रमेश है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के केस में हम बात कर रहे हैं। पर आप अपना नाम जैसे मान लो आपने राम रख लिया, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी पोएट्री लिखोगे ना, या फिर मान लो कोई भी वर्क कर रहे हो आप, तो आपके वर्क के नीचे आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे बाय राम, मतलब वो आपका पेन नेम बन गया एक तरीके से। जो भी आपका वर्क रहेगा उस वर्क के रिलेटेड आप अपना एक पेन नेम रखते हो। तो वैसे ही इनका एक पेन नेम था यहाँ पे लोकहित वादी, ठीक है, लोकहित वादी। तो यहाँ पे इनका पेन नेम प्लीज, इनका यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये पेन नेम। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, जैसे आप अगर देखोगे तो यूपीएससी में सीएपीएफ वाला जो पेपर है उससे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट आपको बस ये पूछा था कि लोकहित वादी के नाम से हम किन को जानते हैं। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको रेलवे एसएससी में भी देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है आपको यहाँ पे कि इन्होंने प्रभाकर को लिखा था, ठीक है, प्रभाकर इन्होंने लिखी है।
फिर इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि आपको इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे याद रखना है ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश। और एक आपको यहाँ पे जो पहले आपको बता चुका हूँ लोकहितवादी, बेसिकली यहाँ पे आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके गोपाल हरि देशमुख से रिलेटेड, तो आपको ये जो याद रखना है यही सब यहाँ पे याद रखना है। ये है आपके यहाँ पर वर्क, ठीक है। जो प्रभाकर है ये इनका यहाँ पे वर्क है, ठीक। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। आपके गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल हरि देशमुख। फिर यहाँ पे लाला लाजपत राय वाला आपको यहाँ पे जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, अगर मान लो आपसे ये ईयर पूछ ले तो ईयर याद रखना है यहाँ पे 1905, और ये बनी थी आपके यहाँ पे पुणे में, ठीक है। ईयर भी याद रखो और साथ ही साथ जगह भी आप यहाँ पे याद रखो। फिर आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है। अब जैसे आपका यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी आपके लाला लाजपत राय के अंडर बनी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पे ये। पर इसके साथ साथ आपको एक और यहाँ पे याद रखना है, वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे परमहंस मंडली, ठीक है। तो यहाँ पे सही से मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको यहाँ पे इसको गो थ्रू भी कर सकते हो। तो ये है आपका यहाँ पे परमहंस मंडली, ठीक है। अब जो परमहंस मंडली है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसके फाउंडर कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे याद रखना डडोबा पांडुरंग, डडोबा पांडुरंग, ये हो गए आपके पहले फाउंडर। दूसरे फाउंडर है यहाँ पे मेहता जी, मेहता जी दुर्गाराम, ठीक है, मेहता जी दुर्गाराम। तो यहाँ पे ये दोनों हैं यहाँ पे इसके फाउंडर। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक और के फाउंडर है यहाँ पे ये, और उसका नाम है यहाँ पे मानव धर्म सभा, ठीक है। मानव धर्म सभा यहाँ पे इसके भी फाउंडर यहाँ पे यही है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पर्सनालिटी आप देखोगे तो वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब यहाँ पे ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, तो बेसिकली इनसे पूछा जाता है, इनके रिलेटेड आपको यहाँ पे याद रखना है बेथुन स्कूल, ठीक है। इनके रिलेटेड आपको याद रखना है बेथुन स्कूल, जो कि बेसिकली आपका कलकत्ता में था, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे कलकत्ता में था। और ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए आपको यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यहाँ पे नाम भी याद रखना है, साथ ही साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कूल का भी नाम याद रखना है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये आपके यहाँ पे वुमेन्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। और इस स्कूल के यहाँ पे ये सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से याद रख लेना कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कूल के जो थे यहाँ पे ये क्या थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे हो जाएंगी इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा तो आप देखोगे जितनी भी ज्यादातर आपके यहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, जो भी आपके कल्चरल रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं, तो सब में आप देखोगे कि यहाँ पे विडो रीमैरिज के यहाँ पे साथ में खड़े हुए हैं लोग, साथ ही साथ चाइल्ड की यहाँ पे मैरिज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। फिर देखो यहाँ पे ये जाने जाते हैं कि ये वेस्टर्न जो यहाँ पे एक तरीके से समझो कि जो वेस्टर्न थॉट्स थे, ठीक है, जो वेस्टर्न थॉट्स थे उनको ये संस्कृत में बताते थे, ठीक है। या फिर एक तरीके से समझ सकते हो कि उनको यहाँ पे इन्होंने संस्कृत में क्या किया था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रख लो कि जो आपके वेस्टर्न थॉट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, तो जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं ये उसको इंट्रोड्यूस करते थे यहाँ पे संस्कृत में, ठीक है, उनको बताते थे यहाँ पे, एक्सप्लेन करते थे यहाँ पे संस्कृत वगैरह में, उनको बताया करते थे। तो बस आपको यहाँ पे इतनी ही चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। और एक छोटा सा चलो एक और याद रख लेना, अगर मान लो यहाँ पे पूछ लेता है, तो इन्होंने एक कॉलेज यहाँ पे ओपन किया था, ठीक है, कॉलेज ऑफ संस्कृत बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ओपन किया था नॉन ब्राह्मण्स के लिए, ठीक है, फॉर नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना। ये सब आपका हो गया यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कौन सा आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। अब जो आपकी यहाँ पे बंगाल मूवमेंट है, ये बेसिकली आपसे पूछता है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पे फाउंडर आपको याद रखना है। तो फाउंडर का नाम है यहाँ पे हेनरी हेनरी विवियन हेनरी विवियन डेरोजिया, ठीक है। अब इनको बेसिकली यहाँ पे माना जाता है कि ये एक तो एंग्लो इंडियन थे ये, और इनको माना जाता है कि ये फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट थे ये, ठीक है, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट थे यहाँ पे ये इंडिया के, ठीक है, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया।
तो यहाँ पे इनको इस पर्टिकुलर टाइटल से आप बोल सकते हो यहाँ पे जाना जाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी चीजें याद रख लेनी है। फिर इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पे, तो एक और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे बाल शास्त्री, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर। अब जो यहाँ पे बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं बेसिकली, इनसे रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि पहला आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने ना दर्पण न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। दर्पण एक न्यूज़पेपर था जो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपकी यहाँ पे ये हो जाएगी। दूसरा देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनको ना मराठी के एक तरीके से समझो कि मराठी के जर्नलिज्म का ना फादर बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ठीक है, जर्नलिज्म मतलब जो आप बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हो ना, यहाँ पे जो न्यूज़ वगैरह यहाँ पे पहुंचाते हैं आप तक, तो वो क्या है, वो सब आपके जर्नलिस्ट हैं। तो उसी में बेसिकली यहाँ पे हम ज्यादातर देखते हैं कि हिंदी वाले न्यूज़ चैनल ज्यादा चलते हैं, पर जो आपके रीजनल है, ठीक है, रीजनल में यहाँ पे मराठी लैंग्वेज जो है, तो उसमें बेसिकली इनको बोलते हैं कि फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म थे ये। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था दिग्दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी चीज याद रखनी है। तो इसमें बेसिकली अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे पब्लिश करते थे जो भी आपके साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उससे रिलेटेड, और फिर साथ ही साथ हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लेना है, उसको हम अलग कलर से लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर की। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। तो इन्होंने ना फाउंड किया था बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। ठीक है, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये था आपका यहाँ पे 1845 में। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, अगर आपसे पूछता है तो आप यहाँ पे बता पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने लाला लाजपत राय हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हाँ एक रह गए ना आपके, यहाँ पे नारायण मल्हार जोशी आपके रह गए हैं। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड बस आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप ऑर्गेनाइजेशन याद रख लो, या फिर लीग है यहाँ पे बेसिकली, जिसका नाम है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि ये इसके फाउंडर थे, और ये बनी थी यहाँ पे 1911 में। ये आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है, और ये बेसिकली यहाँ पे बनाई गई थी कि सिक्योर कर पाए यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो मासेस हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनकी लाइफ को यहाँ पे बेटर कर पाए, उनको यहाँ पे लाइवलीहुड के यहाँ पे जरिया प्रोवाइड कर पाए, जैसे काम करने की यहाँ पे उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि यहाँ पे वो काम कर पाए, काम ढूंढ पाए, पैसे कमा पाए, और उनकी लाइफ को थोड़ा यहाँ पे बेटर कर पाए। और इसी में आप देखोगे यहाँ पे स्कूल्स वगैरह से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड, या फिर जो आपके पुलिस कोर्ट से रिलेटेड आपकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लेना, इनसे ही रिलेटेड यहाँ पे ऊपर ही लिख दे रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ पे फाउंड करी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन्होंने यहाँ पे फाउंड करी थी। तो ये भी आपको यहाँ पे आ रखा है 1920। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ये था आपका यहाँ पे पहला पॉइंट नारायण मल्हार जोशी का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो आप अब यहाँ पे आप आंसर कर पाओगे। फिर देखो हम यहीं पे आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत तो हमने बाकी सब डिस्कस कर ही लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे सेवा सदन के ऊपर, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेवा सदन के फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पे याद रखना इनके फाउंडर थे यहाँ पे भैराम जी एम मालाहारी। ठीक है, मलहारी। तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है 1908 में। ठीक है, बनाई गई थी, तो ये याद रखना, ये आपके लिए यहाँ पे रहेंगे इंपॉर्टेंट। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है देव समाज। अब जो देव समाज था ये बनाया था बेसिकली आपके यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे समाज बनाया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है 1857 में। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुई थी, इसके ऊपर तो डायरेक्ट कितनी बार यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी मूवमेंट है बेसिकली ये आपकी शुरू करी थी ईवी रामास्वामी ने। ईवी रामास्वामी ने यहाँ पे स्टार्ट करी थी। तो ईवी रामास्वामी नाइक का, ठीक है, पूरा ही नाम लिख लो। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो आपसे यहाँ पे पूछता है कि हिंदू कॉलेज की यहाँ पे स्थापना किसने करी थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज यहाँ पे बनाया किसने था, तो यहाँ पे याद रखना इनका नाम है दीन दयालु शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बनाया था हिंदू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ फाउंडर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी
मूवमेंट। अब जो आपकी ये राधा स्वामी मूवमेंट है बेसिकली ये आपकी स्टार्ट करी थी तुलसी राम ने, ठीक है, तुलसी राम ने। और ये एक बैंकर थे, ठीक है, ये क्या थे, एक बैंकर थे। फिर इसके अलावा आप देखोगे जो आपके यहाँ पे दीनदयालु शर्मा दे रखे हैं, तो इन्होंने ना एक और चीज यहाँ पे बना रखी थी, ऊपर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलो अलग कलर में लिख लेते हैं थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपको रखना है यहाँ पे याद, भारत धर्म महामंडला, ठीक है, भारत धर्म महामंडला इन्होंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है इनसे रिलेटेड। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे आगे की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्रतपालना, प्रतपालना मूवमेंट, ठीक है, प्रतपालना मूवमेंट। और एक आपको यहाँ पे और याद रखनी है, वो है आपके यहाँ पे एरुविपुरम, एरुविपुरम मूवमेंट। अब ये जो दो आपके यहाँ पे मूवमेंट है बेसिकली ये आपके एक ही पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, वो है आपके यहाँ पे नारायण गुरु स्वामी, नारायण गुरु स्वामी, ठीक है। और ये है आपके यहाँ पे 1888 की। तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और इन्होंने एक ग्रुप बेसिकली यहाँ पे बनाया था, ये भी याद रख लेना। उस ग्रुप का यहाँ पे नाम था यहाँ पे बेसिकली ऐशवास, ठीक है। ये एक आपका एक तरीके का यहाँ पे क्या था, ये ग्रुप था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे खासकर देखने को भी मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे कवर कर रखा है, वैसे तो जो हमने जो भी हमारे समाज वगैरह थे, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज वगैरह, और कितने पार्ट्स में आपके डिवाइडेड वगैरह थे, तो वो सब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। वो सब भी हमने यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे नारायण गुरु स्वामी जी की, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो आप ऐसे समझ लो कि ये फाउंडर जो थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट की, तो इसमें यहाँ पे जो कास्ट के अगेंस्ट यहाँ पे ये काम कर रहे थे, मतलब यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, साथ ही साथ अनटचेबिलिटी के को खत्म करने के लिए यहाँ पे ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक। फिर देखो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं इसी पर्टिकुलर आपके यहाँ पे इसमें ही, तो मैंने आपको ऐसे तो धर्म सभा पहले ही बता चुका हूँ, वो आपकी थी यहाँ पे राधाकांता देव की, जो आपकी टीचिंग ब्रह्मो समाज की थी, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे धर्म सभा यहाँ पे बनाई थी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता भी चुका हूँ। पर आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो है आपकी जस्टिस मूवमेंट, ठीक है। जस्टिस मूवमेंट के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपकी है CN मुदालियर और आपके P त्यागराजा में, ठीक है। इन दोनों ने बेसिकली यहाँ पे फाउंड करी थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इनका काम क्या था, यहाँ पे सिक्योर करना जॉब्स को, और साथ ही साथ यहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स जो है उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ा सके लोग, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से आप समझो कि जो आपके नॉन ब्राह्मण्स थे उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे जो मूवमेंट है एक तरीके से नॉन ब्राह्मण्स के लिए थी कि वो उभर के आए, ऊपर आए वो, ठीक है, जो भी यहाँ पे उनको तकलीफें झेल रहे हैं वो लोग, तो उनसे वो बाहर निकाल पाए, ठीक है। तो ये इनकी यहाँ पे थी ये मूवमेंट पर्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और एक छोटा सा और लिख लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे वोला लीगा संघ, ठीक है। अब ये जो आपकी यहाँ पे जो संघ है बेसिकली, तो यहाँ पे देखो आपको याद रखना है, तो इससे रिलेटेड आपको दो पर्सनालिटी याद रखनी है, एक है आपके यहाँ पे मरप्पा और दूसरे आपके यहाँ पे मुंशी मुनि स्वामापप, ठीक है। तो यहाँ पे मरप्पा और मुनि स्वामप्पा, तो ये दोनों बेसिकली आपके यहाँ पे जो है, ये दोनों आपके वही वापस से आपके एंटी ब्राह्मिकल मूवमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे ये भी मूवमेंट थी। और ये भी आपके यहाँ पे उसी चीज को प्रमोट कर रहे थे कि जो आपकी नॉन ब्राह्मण्स है उनको उनका स्टेटस ऊपर लाया जाए। और ये एंटी ब्राह्मण्स आपकी मूवमेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि ये आपकी मैसूर में हुई थी, ठीक है, मैसूर भी यहाँ पे एरिया याद रख लेना, ठीक। तो यहाँ पे आपके हो गए ये सब आपके इंपॉर्टेंट कुछ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे MG रानाडे और GV घोषी ने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। और ये आपकी बनी थी 1870 में बनी है, ये आपको याद रखना है। अब देखो जो आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है ना अभिनव भारत, तो ये तो आपके यहाँ पे VD सावरकर ने बनाई थी, ठीक है, VD सावरकर। और इनके जो भाई थे GD सावरकर, ठीक है, BD सावरकर और आपके यहाँ पे GD सावरकर, इन दोनों ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपके यहाँ पे अभिनव भारत यहाँ पे बनाई थी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हर एक को पता है यहाँ पे AO ह्यूम ने ही बनाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये तो आंसर आपको मार्क ही नहीं करना था। फिर आपको दे रखा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। फिर आपके आ जाएंगे यहाँ पे KT तेलांग। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे
बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना इनसे रिलेटेड, और 1885 आपको यहाँ पे ईयर भी याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, तो एक ना आपकी टेम्पल मूवमेंट आपकी चली थी, तो आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि टेम्पल मूवमेंट के यहाँ पे फाउंडर कौन थे, तो याद रख लेना ये थे आपके यहाँ पे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसको सपोर्ट किया था यहाँ पे गांधी जी ने, इसलिए यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना, इसलिए आपसे यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर देखो यहाँ पे एक मूवमेंट आई थी, मीर मूवमेंट, जो कि टीटू मीर ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, ये आपकी किसने स्टार्ट करी थी, ये आपकी स्टार्ट करी थी टीटू मीर ने। अब देखो जितने भी आपके ना ऐसे टाइप की मूवमेंट्स है, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो जैसे आपके टीटू मीर है, ठीक है, अब टीटू मीर बेसिकली यहाँ पे इसने मूवमेंट क्यों शुरू करी थी, कि जो यहाँ पे जहाँ पे भी ये रह रहे थे, वहां पे जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, और पीजेंट्स जो थे, मतलब जो फार्मर्स वगैरह थे, जो यहाँ पे फसल उगा रहे थे या जो भी काम कर रहे थे, वो आपके थे यहाँ पे मुस्लिम। तो इन्हीं को सबको कलेक्ट करके हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट बेसिकली यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे मूवमेंट चली थी। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं मीर मूवमेंट की। ठीक है, कोई भी वहां पे जो भी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड यहाँ पे वो चली थी, पर ऐसा आपका यहाँ पे सिनेरियो था। ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे एक और मूवमेंट याद रख लेनी है, वो आपकी है यहाँ पे अहमदिया। ठीक है, अगली है आपकी यहाँ पे अहमदिया मूवमेंट। अब ये जो आपकी अहमदिया मूवमेंट है, इसका फाउंडर है आपके यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर हम बात करें, तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये ना अपने आप को जैसे हमारे में क्या है, हमारे में ब्रह्मो समाज उस टाइम पे थोड़ा रूल कर रहा था, तो इनके टाइम पे बेसिकली ये अपने आप को ऐसा इन्होंने स्टैब्लिश किया था, ब्रह्मो समाज जैसा थोड़ा स्टैब्लिश यहाँ पे ये करना चाह रहे थे। ठीक है, मतलब इनके रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर साथ ही साथ इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अपोज कर रहे थे यहाँ पे जिहाद वगैरह को। ठीक है, अपोज कर रहे थे यहाँ पे किसको, जिहाद को। फिर नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट। अब अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे सैयद अहमद खान। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटी आपको जरूर याद रखनी है। और इनका जो मेन मोटिव था ना, इनका मेन मोटिव था कि ये मुस्लिम्स जितने भी हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, मुस्लिम जो है यहाँ पे वो पढ़े लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका था यहाँ पे मेन मोटिव। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा देखोगे ना आप, जैसे कहीं पे भी अगर आपको हरिजन मूवमेंट, मतलब हरिजन वर्ड देखने को मिल जाए कहीं पे भी, तो आप उसको सीधे सीधे गांधी जी से रिलेट कर दोगे। ठीक है, आप इसमें बी आर अम्बेडकर मत सोचने लग जाना, सीधा आप यहाँ पे गांधी जी मार्क करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी हरिजन वर्ड देखने को मिले, जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हरिजन कैंपेन आपका जैसे हुआ था, तो अब जो आपका यहाँ पे ये हरिजन कैंपेन हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1932 में। ठीक है, और इसमें ना आपको यहाँ पे जो बेसिकली आपके लीडर रहेंगे, वो भी आपके रहेंगे यहाँ पे गांधी जी। इसी तरीके से यहाँ पे एक आपका हुआ था सेवा संघ, जिसका नाम था यहाँ पे हरिजन सेवा संघ। हरिजन सेवक संघ। तो ये भी आपके यहाँ पे किससे रिलेटेड है, गांधी जी से ही रिलेटेड है, और ये बेसिकली यहाँ पे काम करा था इस पर्टिकुलर सेवा संघ ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे फैराजी मूवमेंट की, हम थोड़े बात कर लेते हैं। अब देखो फैराजी मूवमेंट के यहाँ पे फाउंडर जो है वो है आपका यहाँ पे मोहम्मद आबिद हुसैन। मोहम्मद आबिद हुसैन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये भी देखो, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट आने वाला है वो है आपका यहाँ पे दियोबंद स्कूल। अब जो दियोबंद स्कूल है, यहाँ पे जो इनका भी मेन मोटिव था वही था कि यहाँ पे जो मुस्लिम है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे पढ़े लिखे, ये इनका था यहाँ पे मेन मोटिव। और एक सेकंड रुको, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद आबिद हुसैन आपके इसके फाउंडर हैं, ठीक है, दियोबंद स्कूल के। तो ये आपके फाउंडर हो गए यहाँ पे मोहम्मद आबिद हुसैन। ठीक है, ये आपके फाउंडर हो गए इसके। फिर आपके यहाँ पे जो फैराजी मूवमेंट है, बेसिकली इसके फाउंडर आपके यहाँ पे हाजी शरईतुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके हो गए इसके फाउंडर। इसके अलावा आप देखोगे जैसे आपका यहाँ पे फारसी रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड आपके जैसे नारोजी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये दादा भाई नारोजी से रिलेटेड, तो उन्होंने पर्दा सिस्टम वगैरह हटाया था। वो आपसे पूछेगा तो नहीं, वैसे ही जो आपसे पूछेगा वो हम देख रहे हैं। तो वो आपका है जैसे यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल मूवमेंट। ठीक है, अब जो थियोसॉफिकल मूवमेंट बेसिकली है यहाँ पे, ये आपकी बनी थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो याद रखना। फिर बाद में ना ये आपकी शिफ्ट हो गई एडीआर्स में, तो एडीआर बेसिकली आपका यहाँ पे मद्रास के पास पड़ता है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गए। पहले ये बनी थी आपकी न्यूयॉर्क में, बात की यहाँ पे आ गई ये इधर। अब यहाँ पे इसके फाउंडर आपसे पूछता है, यहाँ पे ये तो आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये आपके हैं मैडम HP ब्लवात्स्की। ठीक है, HP ब्लवात्स्की, तो याद रखना। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा देखोगे आप, जैसे आपके यहाँ पे लेबर पार्टी है, अब लेबर पार्टी का अगर फाउंडर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे आपके BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके अलावा देखोगे जैसे आपके यहाँ पे एक छत्र समाज था। अब छत्र समाज के, जैसे मैंने आपको ब्रह्मो समाज के टाइम पे आपको बताया था, केशव चंद्र सेन में आपके एक जो आपके फॉलोअर थे उनके, वो बहुत ज्यादा आपके फेमस है, वो है आपके जैसे आनंद मोहन बोस। ठीक है, वो आपके इंपॉर्टेंट भी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इनका नाम है आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस, तो यहाँ पे ये सब नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा देखोगे जैसे आपका यहाँ पे होम रूल लीग थी। ठीक है, होम रूल लीग, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको दो पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी एक हो गई यहाँ पे एनी बेसेंट। ठीक है, और एक आपके हो गए यहाँ पे तिलक। तो ये दोनों से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पर सबसे पहले आपके यहाँ पे होम रूल लीग किसने बनाई थी अगर ये पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिलक। दूसरे पे किसने बनाया था, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनी बेसेंट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये दोनों ने बनाई थी यहाँ पे 1916 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी यहाँ पे मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, वरना पूछने के लिए तो यहाँ पे वो कोई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, पर अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे कभी भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि ये एक तरीके से फ्री हिट जैसे होते हैं ना क्रिकेट में, उस टाइप से आप समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे फ्री के नंबर है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको स्टैटिक जीके आपको आना चाहिए और इससे रिलेटेड आना चाहिए, और आपको पता ही है कि यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट आप इतना तो यहाँ पे आप तैयार करके ही जाओगे, है ना। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। यहीं पे आपको हम लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे साइमन कमीशन था। ठीक है, साइमन कमीशन आपका कब इंडिया में आया था ये आपसे पूछा। अब देखो ये मैंने जानबूझ के आपका यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, क्यों ले रखा है, क्योंकि ना यहाँ पे दो डेट्स है जिसके बीच में आपको ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो दो डेट्स आप यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में कब आया था, तो इंडिया में आया था 1928 में, पर स्टैब्लिश कब हुआ था, तो स्टैब्लिश आपका हुआ था 1927 में। ठीक है, तो दोनों डेट आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट वाइस रॉयज वगैरह थे या फिर गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था उसके बारे में। ठीक है, अब जिसमें सबसे जो फेमस है वो आपका है यहाँ पे चेम्सफोर्ड। अब देखो चेम्सफोर्ड बेसिकली आपका यहाँ पे फेमस क्यों है, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पे ना गांधी जी ने अपना काम करना शुरू किया था। मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि गांधी जी ने जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट शुरू करी है ना, वो इसी के टाइम पीरियड में ही करी है। और इसका टाइम पीरियड क्या था यहाँ पे, 1916 से 1921 तक। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लखनऊ पैक्ट इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे हुआ था। लखनऊ पैक्ट में क्या था कि जो आपका जो कांग्रेस थी वो दो टुकड़ों में जब बटी थी, सूरत स्प्लिट में यहाँ पे 1907 में, तो वापस से यहाँ पे लखनऊ पैक्ट के अंदर ही यहाँ पे जुड़ी थी वापस से। ठीक है, दोनों ग्रुप्स आपके यहाँ पे एक साथ आए थे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे इसके अंडर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपको यहाँ पे इसी के अंडर देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। अब ईयर आपको पता है 1917 है। ठीक है, बार बार यहाँ पे क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ठीक है, 1919 वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जैसे खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है 1918 में। फिर आपको यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली हंगर स्ट्राइक थी। फिर इसके अलावा देखो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे राउलेट एक्ट। अब राउलेट एक्ट भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है, ये था आपका 1919 में। वही सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसी के अंदर जलियन वाला बाग जो आपका हुआ था, जलियन वाला बाग मैसेकर जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, वो भी इसी के अंडर हुआ था। और ये भी आपका था यहाँ पे 1919 में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डेट डेट आपको 13 अप्रैल याद रहनी चाहिए। फिर आप देखोगे यहाँ पे इसी के अंदर खिलाफत मूवमेंट आपकी हुई थी। तो जो आपका खलीफा था यहाँ पे टर्की का, तो उसको जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हटा दिया, तो उसके बाद यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यहाँ पे मूवमेंट्स कर रहे थे, तो उसमें यहाँ पे इंडिया में मूवमेंट शुरू हुई थी खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, कि उसको यहाँ पे वापस स्टैब्लिश करो। फिर इसी का ही यहाँ पे फायदा उठा के गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू करी थी जिसका नाम था यहाँ पे खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मूवमेंट आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसका नाम था यहाँ पे खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर मूवमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे वो है आपका यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। अब रीडिंग के टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था, जैसे आपका यहाँ पे काकोरी रॉबरी हुई थी, जो आपका HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो उसके जो लीडर्स वगैरह थे, आज उसके मेंबर्स थे, उन्होंने ट्रेन यहाँ पे रॉब करी थी, यहाँ पे काकोरी जो जगह पड़ती है लखनऊ के पास, वहां पे। फिर उसके बाद फांसी भी हो गई थी कुछ लोगों को, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिला था यहाँ पे कि चौरी चौरा कांड हुआ था, और चौरी चौरा कांड में बेसिकली यहाँ पे पुलिस स्टेशन को ही यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे जला दिया था, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला था, जिसमें जिंदा लोग, एक पुलिस वाले बेसिकली यहाँ पे जल गए थे। जिसके बाद हमें देखने को मिला था कि गांधी जी ने जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, इसको वापस ले लिया था, ठीक है, चौरी चौरा के बाद। फिर यहीं पे हमें देखने को मिला था यहाँ पे स्वराज पार्टी आपकी बन गई थी, ठीक है, जिसमें CR दास मोतीलाल नेहरू इसके फाउंडर थे। फिर आप देखोगे यहाँ पे HRA इसके अंडर बना था, ये तो आपका हुआ यहाँ पे 1925 में, ठीक है। ये आपका हुआ था 1924 में, पहले HRA बनी, फिर आपका काकोरी कांड हुआ, और ये आपका है 1922 में, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, और ये भी 1922 से आपका काकोरी का ये चौरी चौरा कांड, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर जो ये रीडिंग है, बेसिकली इसका टाइम फ्रेम देखोगे तो 21 से लेके 1926 तक आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो वाइसरॉय है, वो है यहाँ पे इरविन, क्योंकि ये आपका रहा था यहाँ पे 1926 से लेके 31 तक, ठीक है। अब देखो इसी के टाइम पीरियड पे आपका आया था यहाँ पे साइमन कमीशन, चाहे आप स्टैब्लिशमेंट की बात करो या फिर इंडिया में आने की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी इसी के अंडर। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसी के अंडर यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे आई थी इसी के अंडर। फिर इसी के अंडर आपने देखा यहाँ पे कि दांडी मार्च आपका हुआ था, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आपकी हुई थी 1930 में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आपके गांधी जी भी नहीं गए थे, ना ही कांग्रेस गई थी। तो इसके बाद इनको पता चल गया था कि यहाँ पे कांग्रेस का होना इंपॉर्टेंट है और गांधी जी का होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ पे किसी चीज पे, मतलब एक फाइनल नतीजे पे हम लोग यहाँ पे पहुंच पाएंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ये आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इन्हीं के टाइम पीरियड पे, मतलब यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे जो लाहौर का सेशन हुआ था 1929 में, ठीक है, 1929 वाला जो लाहौर का सेशन हुआ था, तो इसी में ही बेसिकली यहाँ पे पूर्ण स्वराज की यहाँ पे बात करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपसे क्वेश्चन बने तो यहाँ से भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हेडिंगे टू की, ठीक है। हेडिंगे टू की अगर हम बात करें, तो जैसे आपका यहाँ पे जो कर्जन था, तो जो कर्जन था उसने तो आपका बंगाल को क्या कर दिया था, यहाँ पे सेपरेट कर दिया था, ये हमने यहाँ पे पहले भी देख रखा है, ठीक है। तो किसने बेसिकली यहाँ पे जोड़ने का काम किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो जोड़ने का काम किया था यहाँ पे हेडिंगे टू ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, जो दो टुकड़े बेसिकली आपके बंगाल के बने, उसको यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्या करा, मिला दिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करा था, एनुलमेंट किया था यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है। और इसका टाइम फ्रेम याद रख लेना, ये है आपका यहाँ पे 1910 से लेके 1916 तक। फिर आपको यहाँ पे देखने को लगेगा इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी यहाँ पे कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट करके यहाँ पे दिल्ली कर दी 1911 में ही। फिर इसी के टाइम पीरियड पे आपकी हिंदू महासभा बनी थी, ठीक है, हिंदू महासभा आपकी यहाँ पे बनी थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ईयर याद रखना है 1915। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो 1915 में ही हमने यहाँ पे देखा था कि गांधी जी यहाँ पे वापस आए थे, ठीक है। गांधी जी केम बैक टू इंडिया, केम बैक टू इंडिया, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। फिर इसके अलावा अगर हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे विलिंगडन, ठीक है, विलिंगडन। अब जो विलिंगडन था, बेसिकली जब फर्स्ट आपका यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे इरविन के अंडर, फिर उसके अंदर इरविन पैक्ट भी आपका साइन हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट आपका साइन हुआ था। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यहाँ पे बोली गई थी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स वगैरह यहाँ पे मानेंगे, और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे गांधी जी ने जो CDM थी इसको यहाँ पे हटा दिया था, तो यहाँ पे रोक दिया था। पर वो जितनी भी चीजें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी थी, वो कुछ भी नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि उस टाइम पे वाइस रॉय ही चेंज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो इरविन का टाइम है, इसके टाइम पीरियड पे हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट इसी के टाइम पीरियड पे यहाँ पे साइन हुआ था, ये आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। और विलिंगडन क्योंकि बाद में आ गया था यहाँ पे 1931 से लेके 1936 तक, तो जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ था इरविन के साथ, वो सब एक तरीके से यूजलेस हो गया था, ठीक है।
फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको इसी के अंडर देखने को मिलेगी। फिर इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो है कम्युनल अवार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कम्युनल अवार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपको पूना पैक्ट जो आपका गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे सबसे ज्यादा सोर्स में अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमने ले रखा है वो आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पूना पैक्ट है, कम्युनल अवार्ड से, ये सब आपके जो जो लोअर कास्ट थी उनको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली रिजर्वेशंस की यहाँ पे बात करी गई थी सीट्स वगैरह की, तो उसके ऊपर यहाँ पे ये दोनों चीजें थी। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, जैसे आपका है यहाँ पे लिंगलित गो। ठीक है, लिंगलित गो। अब लिंगलित गो के टाइम पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने सेशंस को प्रिसाइड किया था। जैसे आपका यहाँ पे त्रिपुरी सेशन था। ठीक है, त्रिपुरी सेशन हो गया। फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये फाउंड किया था। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो कि फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि 1940 में जो आपका मुस्लिम लीग है ना, जो आपकी जो ये मुस्लिम लीग है, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, रेजोल्यूशन बेसिकली आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि डिमांड कर रहा था, रेजोल्यूशन क्या कर रहा था यहाँ पे, डिमांड कर रहा था इंडिपेंडेंट स्टेट की, इंडिपेंडेंट स्टेट की। और ये हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, आपको अगर नहीं पता है तो मैं अभी वही रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस देखो तो ज्यादा आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब 1940 में मुस्लिम लीग बेसिकली यहाँ पे आती है और रेजोल्यूशन यहाँ पे मतलब लगाती है और बोलती है इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट आपके यहाँ पे बननी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट बननी चाहिए किसके लिए, फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रख लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रख लेना जो आपका यहाँ पे जैसे अगस्त ऑफर हो गया। ठीक है, तो अगस्त ऑफर जो आपका हो गया, या फिर जैसे हम अभी आपके डिस्कस भी कर लेंगे आगे कि ये सब है क्या, पर अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था। अगस्त ऑफर आपका आ गया 1940 का। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट इसी के टाइम पीरियड पे हुई है, वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर कुछ वीडियोज में आपको बताया भी है पहले। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपकी हुई है 1942 में, ये भी आपकी इसी के टाइम पीरियड पे हुई है, क्योंकि आपका इसका टाइम पीरियड था 1936 से लेके 1944 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसी के टाइम पीरियड पे आपको क्रिप्स मिशन भी देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे ये लेकर आए थे इंडिया के सपोर्ट लेने के लिए। पर इंडियंस ने यहाँ पे एक तरीके से दो कंडीशन रख दी थी, तो वो भी हम आगे देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। फिर आपका यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे हम देखते हैं वो है आपका यहाँ पे वेवल। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब जो आपका यहाँ पे वेवल है, इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या देखने को मिला। पहले आपको देखने को मिला यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये आपको यहाँ पे देखने को मिला। फिर 1947 में ही जो उस टाइम के क्लेमेंट एटली, ठीक है, 1947 में जो आपका यहाँ पे क्लेमेंट एटली थे, तो ये था आपका यहाँ पे उस टाइम पे एक तरीके से समझ लो यहाँ पे ब्रिटिश रूल का एक तरीके से आप हेड मान सकते हो। ठीक है, जो आपका यहाँ पे पीएम जैसे होता है ना, पीएम मान लो। ठीक है, तो पीएम थे यहाँ पे, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये इंडिया को छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से तो यहाँ पे क्या अनाउंस किया, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया। तो यहाँ पे ईयर भी आपको यहाँ पे याद रखना है, 1947 आपको ईयर याद रहना चाहिए। ठीक, इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पे जैसे सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे वेवल के ही टाइम पीरियड पे आया है। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे वेवल है तो वेवल प्लान अगर आपको कभी बोल ले तो ये तो इजी रहेगा आपको पहचानना। और शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये आपके थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके वेवल के टाइम पीरियड पे हुई हैं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट आपके वाइसरॉय हैं कुछ तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जो रह गए हैं वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे रखी है और आपसे पूछा है ये जो पर्टिकुलर आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये आपकी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना जीसस, ठीक है, इससे आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि ये एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे जो आपकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज्यादा होगी, या फिर आपके जो ब्रिटिशर्स हो गए या फिर जो यूरोपियंस हो गए उन्होंने वहां पे रूल कर रखा होगा अच्छा खासा। ठीक है, तो उसमें आपका सबसे जो प्राइम आंसर होगा वो बेसिकली अगर आप निकालोगे तो वो आपका निकलेगा यहाँ पे गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये आपकी है गोवा में। और ये आपका यूनेस्को के अंडर आया था, कब आया था तो यहाँ पे ईयर भी याद रख लेना। तो ये ईयर आया था यहाँ पे 1986। ठीक है, तो 1986 में ये यूनेस्को के अंडर बेसिकली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे बनाई गई थी। फिर आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है इससे रिलेटेड, अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी बची हुई जो आपकी फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना उनको थोड़ा अगर हम यहाँ पे देखें
तो जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग चलो यहाँ पे मेन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे अजंता केव है, ठीक है, अजंता केव्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जैसे हो गया अलोरा केव्स, ठीक है, अजंता केव्स, फिर आपके हो गए यहाँ पे अलोरा केव्स। ये दोनों आपके हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर लो। फिर जैसे आपका हो गया यहाँ पे आगरा फोर्ट, ये आपके पहले 3 हैं जो बेसिकली यहाँ पे आए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। 2 हैं आपके महाराष्ट्र में, अजंता और एलोरा, और एक है फिर आपका यहाँ पे आगरा फोर्ट, और ये आपके आए थे 1983 में। तीनों आपके आए हैं 1983 में, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर देखो 84 की अगर हम बात करें 1984 में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है सन टेम्पल, ठीक है, जो आपका कोणार्क में बेसिकली आपका यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जिसको हम बोलते भी हैं। तो ये आपका है यहाँ पे 1984 में, और ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में, ठीक। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1984 में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, और वो है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे ना बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे, तो उनको एक तरीके से इकट्ठा करके यहाँ पे लिखा गया कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे तो ये आपका एक तरीके से एसोसिएटेड है आपका यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी से, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको भी यहाँ पे प्लीज इसको नोट डाउन करते हुए चलना। फिर इसके अलावा आप देखोगे ना तो बहुत सारे आपके नेशनल पार्क जैसे फेमस जो हो गए, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं, ठीक है। जैसे आपके हैं यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे असम में। तो ईयर आपको यहाँ पे आ रखना है। इसी तरीके से जो आपका मानस है, तो मानस आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे ये, और ये आपका था यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, दोनों आपके असम में है, ये आपको याद रखना है। फिर एक आपका यहाँ पे ना नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका नाम सुन के, वो है यहाँ पे कुलाडियो नेशनल पार्क। अब ये जो आपका नेशनल पार्क है ना, ये आपका राजस्थान में, प्लीज इसको नॉर्थ ईस्ट में मत मार्क करके आ जाना, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको चीजें पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जैसे आपका खजुराहो है, ठीक है, खजुराहो आपका जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एमपी में, ये आपका एक रहेगा। फिर आपका हम्पी है, ठीक है, हम्पी कहाँ पे है, ये आपका है कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, ये भी आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर, तो ये भी आपके यहाँ पे क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। वापस लिख भी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना, फतेहपुर सीकरी आपकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे यूपी के अंदर। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल पार्क्स है उसमें अगर आपको कभी भी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जैसे काजीरंगा आया, ठीक है, काजीरंगा के बारे में आपको पता है, नॉर्मल चीज पता है कि यहाँ पे चलो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। पर अगर आपसे मान लो ऐसा पूछ ले कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी है, और उसमें फिर आपको ऑप्शन दे दे यहाँ पे नेशनल पार्क्स के, तो आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए इसके बारे में। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे और क्या आइडिया रहना चाहिए कि आपके पहले 3 कौन से थे, ठीक है, पहले 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट तो आपकी थोड़ी लंबी है, ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपके यहाँ पे लेटेस्ट आए हैं इसमें, इस पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे लिस्ट में, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे 2024 में ही जो आपका यहाँ पे माउडेम्स है, ठीक है, माउडेम्स बेसिकली आपके स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो कि माउंट बरियल टाइप है, यहाँ पे अहोम से रिलेटेड है ये, ठीक है, अहोम डायनेस्टी से, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, और ये आपका है यहाँ पे असम में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी आपको यहाँ पे पता ही है 2023 में जो आपके यहाँ पे होसाला में यहाँ पे जो टेम्पल्स थे वो, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपका यहाँ पे शांति निकेतन जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, और ये वाला आपका था यहाँ पे कर्नाटका, तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया गया था, ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा 2023 में। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। बाकी आपको इससे पहले का अगर पूछे यहाँ पे 21, तो वो आपका था यहाँ पे ढोलावीरा, ठीक है, ढोलावीरा, जो कि एक इंडियन वैली सिविलाइजेशन साइट भी है यहाँ पे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये आपका पड़ता है यहाँ पे गुजरात में, ठीक। तो यहाँ पे ये आपके सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी तो जो और इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका जयपुर सिटी एक अपने आप में, क्योंकि कंप्लीट सिटी है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी एक कंप्लीट सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तो याद रखना ये आपकी है जयपुर सिटी, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो अलग से।
फिर इसके अलावा देखो आपसे पूछने को तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत आराम से बन सकते हैं। पर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ है, क्योंकि वो कंप्लीटली प्लान्ड सिटी है, इसलिए उसको भी एक तरीके से इस लिस्ट में डाला गया है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपकी हैं, वो ज़्यादातर जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा टेम्पल्स वगैरह से रिलेटेड, या जो लेटेस्ट बने हैं या फिर जो सबसे शुरू में बने थे उससे रिलेटेड। तो आपको वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, वो ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ मैप्स वगैरह आप मैप्स के थ्रू ज़रूर इसको यहाँ पे गो थ्रू कर लेना। ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर था यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन नॉमिनेट करता है यहाँ पे मेंबर्स को राज्यसभा में, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ मेंबर्स आपके यहाँ पे नॉमिनेट होके भी आते हैं। ठीक है? कुछ तो आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि लोग तो उनको इलेक्ट नहीं कर रहे, पर लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो लोग आगे लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, है ना? तो आपको एक तरीके से आप समझो कि ये इनडायरेक्टली इलेक्शन होके वो आ रहे हैं। पर कुछ मेंबर्स आपके ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके नॉमिनेट होते हैं। तो वही आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कैसे आपके आ रहे हैं वो मेंबर्स, कौन उनको नॉमिनेट कर रहा है, तो वो आपके करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब यहाँ पे इसके साथ-साथ आपको और क्या चीज़ याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है ये चारों फील्ड, ठीक है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। अब ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, पर आपको अब 4 ऑप्शन में ना ये ऐसे करके आपसे पूछ लेगा कि कौन से 4 फील्ड में आपके मेंबर्स को यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो ये चारों फील्ड प्लीज यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे हम थोड़ा अगर प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो जैसे आपके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, इनका आर्टिकल है यहाँ पे 52 की देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। 53 आपको बताते हैं यहाँ पे कि इनकी क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स वगैरह हैं यहाँ पे, ये आपको बताते हैं यहाँ पे आर्टिकल 53। फिर 56 इनके टेन्योर के बारे में बताता है। ठीक है? फिर 54 इनके इलेक्शन के बारे में बताता है। 58 जो है इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर 60 जो है यहाँ पे इनकी ओथ के बारे में बताता है कि यहाँ पे क्या ओथ है वगैरह बेसिकली। फिर 61 जो है यहाँ पे इनके इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। अब इम्पीचमेंट हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, रिमूवल टर्म यूज नहीं होती है प्रेसिडेंट के केस में। और इम्पीचमेंट मतलब एक तरीके से समझ लो कि अगर यहाँ पे उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा होता है, उनके यहाँ पे ऐसे एक्शंस वगैरह है या फिर गवर्नमेंट चाहती है उनको हटाना, तो उस केस में फिर वो पार्लियामेंट में वो बिल लेके आती है, एक तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे उसको पास करवाएगी रेजोल्यूशन को, और फिर यहाँ पे इम्पीचमेंट होगी। ठीक है? उसके लिए भी अलग सिनेरियो उसमें हम जो आपकी जो एक तरीके से समझो यहाँ पे कि जो मेजोरिटी चाहिए, ठीक है? हर एक टर्म्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है। तो वो भी हम यहाँ पे आने वाले वीडियोस में किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज भी। ठीक है? पर अभी के लिए इतना याद रखो कि इम्पीचमेंट का आपको यहाँ पे 61 में दे रखा है। फिर 72 में ना इनकी पार्डनिंग पावर दे रखी है, कि यहाँ पे एक सर्टेन केसेस में ना ये सजा को माफ वगैरह कर सकते हैं या फिर चेंज वगैरह कर सकते हैं, और भी आपकी चीजें होती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो वो आपको याद रखना है। फिर जो आपका यहाँ पे 111 है, इसमें इनके वीटो पावर के बारे में बता रखा है। ठीक है? यहाँ पे जो इनके पास 3 वीटो पावर्स है उनके बारे में बता रखा है। फिर यहाँ पे इनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में 123 में बता रखा है। ठीक है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में इनके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बता रखा है, ये आपको याद रखना है। फिर एक एक्स्ट्रा याद रख लो यहाँ पे 108 जो है आपका ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है? तो जॉइंट सिटिंग बेसिकली आपके जब दोनों हाउसेस एक तरीके से समझो कि एक हाउस ने पास कर दिया बिल, दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, ये डेडलॉक सिचुएशन हो गई। तो क्या होगा कि अब ना एक ही जगह पे दोनों हाउसेस मिलके बैठेंगे और फिर उस पे आपकी वोटिंग होगी डिस्कशन पे। ठीक है? अब वो जो आपका ऑफिस रहेगा, मतलब एक समझो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे रूम रहेगा या जो भी रहेगा, ये जो मीटिंग हो रही है दोनों हाउस को मिला के, उसको प्रेसाइड कौन करेगा अगर आपसे मान लो ये पूछ ले, तो हमेशा याद रखना प्रिसाइड करेंगे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है? स्पीकर हमेशा लोकसभा का होता है, चाहे वो डिप्टी हो या फिर मेन स्पीकर हो। चेयरमैन आपका राज्यसभा का होता है, चाहे वो आपका वाइस चेयरमैन हो या चेयरमैन हो। ठीक है? तो याद रखना स्पीकर सबसे पहले करेगा, अगर मान लो किसी कारणवश स्पीकर नहीं आ पाता है या फिर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग को जो प्रेसाइड करेंगे वो आपके होते हैं यहाँ पे डिप्टी स्पीकर। ये भी आपके लोकसभा के ही है। फिर अगर मान लो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके वो रहेंगे, जो आपके वाइस चेयरमैन होते हैं, वो आपके प्रेसाइड करते हैं इस पर्टिकुलर आपके सेशन को। ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे कभी भी चेयरमैन प्रेसाइड नहीं करेगा, क्योंकि चेयरमैन हाउस का मेंबर नहीं होता है। जो ये तीनों पर्सनल हैं, ये आपके तीनों मेंबर होते हैं हाउस के। ठीक है? उन्हीं में से एक इलेक्ट होके आता है, आपका एक स्पीकर बनता है, एक डिप्टी स्पीकर बनता है, फिर आपका राज्यसभा में एक आपका वाइस चेयरमैन बनता है। पर जो चेयरमैन होते हैं वो तो खुद ही आपके वाइस प्रेसिडेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए आपके यहाँ पे वो नहीं रहते हैं। ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयर तो पता ही होना चाहिए, वो है आपका 35 ईयर्स बेसिकली यहाँ पे मिनिमम एज रख रखी है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट को इतने साल का होना चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो। ठीक है?
फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि पार्डनिंग पावर के यहाँ पे रिस्पेक्ट में बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की जिसमें ये टेम्पररी पोस्टपोन कर सकते हैं डेथ पेनल्टी को। जैसे कोर्ट ने सजा सुनाई कि इसको फांसी लगनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कि इसको कल फांसी लगनी है, अब उसके कुछ रिलेटिव हो गए या फिर कुछ हो गए, वो बेसिकली प्रेसिडेंट एक लास्ट ऑप्शन रहता है कि उनसे आप मीटिंग करके उसको रुकवा सकते हो, ठीक है। पर वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही माफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में, ये है आपका पार्डन, जहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसकी डेथ पेनल्टी होगी ना, मतलब जो आपका यहाँ पे इसमें जो आंसर होगा वो तो आपका रहने वाला है यहाँ पे रिप्राइव, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आर है, तो इसमें तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सेकंड वाला, वो है आपका यहाँ पे रिप्राइव, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको पांचों पावर जो है यहाँ पे वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे याद रखना। तो ये तो हो गई आपकी पांचवी पावर, ठीक है। ये आपकी है पांचवी पावर, तो ये आपको यहीं पे दिख गई। हम बाकी चार डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक तो हो गया यहाँ पे पार्डन। पार्डन मतलब हो गया एक तरीके से कि कंप्लीटली उसको माफ कर दिया, एकदम कंप्लीटली उसको फ्री कर दिया उसके क्राइम से, ठीक है। अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया या फिर किया जो भी है, अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास उसके यहाँ पे लोग गए, उन्होंने डिस्कशन किया, जो भी किया उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं एक तरीके से खोजबीन करी या ऐसा कुछ समझ लो, थोड़ा इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, और उनको लगा कि नहीं ये इसमें लाइबल नहीं है, इसने ये सब नहीं किया है, तो उस केस में उसको कंप्लीटली फ्री कर सकते हैं उस क्राइम से, ठीक है, कि उसने वो नहीं किया है। तो याद रखना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फिर डिसीजन का कोई महत्व नहीं है अगर जो आपके प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे पार्डनिंग पावर यूज कर देते हैं तो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब जो दूसरी कंडीशन रहेगी, मतलब दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे कम्यूटेशन। अब जो कम्यूटेशन है इसमें आपको जैसे सी से दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स में समझ लो, यहाँ पे चेंज की बात हो रही है। क्या चेंज करने की बात हो रही है, चेंज दी पनिशमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको सजा मिल रखी थी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फांसी की सजा थी तो उसको चेंज करके डेथ पेनल्टी की जगह आपको उम्र कैद दे दी, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी कि आखिरी तक मरते दम तक आप जेल में ही रहोगे। तो वो हो गया आपका यहाँ पे चेंज ऑफ पनिशमेंट। फिर तीसरा आपका यहाँ पे एक रहता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेमिशन, ठीक है। अब जो आपके ये रेमिशन होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे चेंज ऑफ ड्यूरेशन। आपको मान लो यहाँ पे चेंज दी ड्यूरेशन, मतलब कहने का क्या है कि मान लो आपको 10 साल की सजा मिली थी, पर यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको 5 साल का कर दे, या 2 साल का कर दे, 4 साल का कर दे, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा रेस्पाइट। अब रेस्पाइट जो यहाँ पे है, इसमें बेसिकली ये आप देखोगे ना ज्यादातर फीमेल्स के लिए रहता है, वो भी मेडिकल कंडीशंस के रिस्पेक्ट में आपकी यहाँ पे मिलती है। अब कैसे मेडिकल केसेस में, जैसे जब आपकी जो फीमेल्स होती हैं अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे रिस्पाइट, अपनी जो पार्डनिंग पावर है इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए यहाँ पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा यहाँ पे यही वाला, ठीक। तो यहाँ पे अपना फिफ्थ तो था यहाँ पे रिप्राइव, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे पोस्टपोन कर देता है डेथ पेनल्टी को, तो यह तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो यहीं पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी वीटो पावर्स है इनको भी। अब जैसे मैंने आपको बताया था वीटो पावर आपके 111 आर्टिकल में दे रखे हैं। तो जैसे पहला वाला आपका वीटो पावर है यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे दोनों आपके हाउसेस थे, क्योंकि आपको जैसे पता होना चाहिए कि आपका जो पार्लियामेंट होता है वो आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट से बना हुआ होता है यहाँ पे पार्लियामेंट। और ये आपको दे रखा है यहाँ पे आर्टिकल 79 के अंदर, ठीक है, जो आपका पार्लियामेंट का यहाँ पे है कि पार्लियामेंट जो होगा ये आपका किससे बना होगा, ये आपका बना होगा यहाँ पे लोकसभा से, राज्यसभा से, प्लस आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट से। अब जो आपके यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है वो एक पर्टिकुलर बिल को जब पास करेंगे, उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देता वो लागू नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो एब्सोल्यूट वीटो है इसमें बेसिकली प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि अब ये यहाँ पे ये साइन नहीं करेंगे, एकदम मना कर देते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। यहाँ पे कि वो पास होके वो आ गई, वो चीज, वो बिल आ गया इनके पास, पर इन्होंने साइन करने से ही मना कर दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दोनों हाउसेस से पास होके इनके पास वो बिल आ गया, पर इन्होंने वो जब बिल पढ़ा तो इन्होंने देखा कि कुछ चीजें यहाँ पे चेंज होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग जो इनको लगता है। तो ये क्या करेंगे, ये वापस कर देंगे उस बिल को यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे जिस चीज में, मतलब जब ये बिल को रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, ये अपना एक वीटो पावर यूज कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सस्पेंसिव वीटो। पर यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि ये सिर्फ एक बार ही बिल को रिटर्न कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने रिटर्न कर दिया, अब लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर है कि उनको चेंजेस वगैरह करने हैं नहीं करने हैं,
वरना फिर वापस उनको वो भेज सकती है प्रेसिडेंट को, फिर उसके बाद इनको यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे बस याद रखना है। फिर तीसरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पॉकेट वीटो। अब जो पॉकेट वीटो है, इसके नाम से अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि यहाँ यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना तो उस बिल को पास कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, बस रोक के बैठे हैं। ठीक है, मतलब ना ही उसको पास कर रहे हैं कि यहाँ पे वो एक लॉ बन जाए, ना ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि उस पर आगे वापस से कुछ डिस्कशन हो या फिर कुछ हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका आ जाएगा यहाँ पे पॉकेट वीटो के अंदर, जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखो याद रखना, जो आपके एडवाइजर थे इनका नाम है यहाँ पे BN राव। जो आपके यहाँ पे ये HC मुखर्जी दे रखे हैं, ये आपके थे वाइस प्रेसिडेंट। फिर जो आपके यहाँ पे सचिंद्र नाथ सिन्हा दे रखे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये आपके क्या थे, ये आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे आपके, अगर आपसे ये पूछा जाए। फिर अगर मान लो आपसे ये पूछता है कि पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट आपके परमानेंट परमानेंट प्रेसिडेंट थे आपके यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इन्होंने ना, जो आपकी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ही यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, क्योंकि यहाँ पे ये किसी इलेक्शन से या फिर इस तरीके से नहीं आए थे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरीके से यहाँ पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, यहाँ पे उसके थ्रू यहाँ पे इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा 24 जनवरी 1950 में। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं यहाँ पे 117369 वर्ड्स। अब देखो ये कहने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर क्योंकि नंबर है और ये SSC और रेलवे जैसा पेपर है, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो इसको जरूर लिख लेना। फिर हमें पता है ये आपका यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हमें इसके बारे में पता ही है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे और क्या चीजें पता है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें पता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको लिखा किसने है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना कि इसको लिखा है यहाँ पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर का भी नाम आपको यहाँ पे बेसिकली याद रख लेना। इसके अलावा जो आपको डेकोरेशन देखने को मिलती है ना पेजेस पे, तो वो किसने करी है, तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे दो शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे करी है। तो इन दोनों का नाम क्या आता है यहाँ पे, एक का नाम है यहाँ पे बिहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, बिहर राम मनोहर सिन्हा, और दूसरे का नाम है यहाँ पे नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया है यहाँ पे। ठीक है, डेकोरेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इन्होंने यहाँ पे करी है। ठीक, अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, जैसे आपको पता होगा कि जो आपके यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे हेड कौन थे, तो वो हेड थे आपके यहाँ पे BR अम्बेडकर, है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कितनी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखा था। तो इन्होंने देखा था यहाँ पे 60 कंट्रीज का। ठीक है, यहाँ पे 8 बन रहा है, 60 कंट्रीज का। तो अगर आपसे ये पूछे कितनी कंट्रीज का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे फाइनलाइज किया या फिर देखा है, तो वो एक तरीके से 60 कंट्रीज का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनलाइज किया था हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें मेंबर अगर आपसे पूछे तो 7 मेंबर्स थे। तो ये भी छोटा सा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द विल वाज अंडरगॉन ज्वाइंट सिटिंग। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्वाइंट सिटिंग जो है आपकी, ये आपका आर्टिकल 108 है। इसमें जो भी जो प्रेसाइड करेगा, बेसिकली ये कब होता है, जब आपका डेडलॉक हो जाए, जब लोकसभा ने कोई बिल पास किया पर राज्यसभा नहीं कर रहे, जब राज्यसभा ने बिल पास किया तो लोकसभा नहीं कर रहे, और ये ऐसे बिल्स पे होगा जो बेसिकली जैसे मान लो मनी बिल है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, और राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर भी नहीं है उससे रिलेटेड। तो ये मनी बिल के केस में ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे ज्वाइंट सेटिंग, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेशन में ही दोनों हाउस के लोग एक साथ बैठेंगे और उसमें फिर यहाँ पे डिस्कशन करके वोट करेंगे, वहीं पे यहाँ पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे बिल पास है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे याद रखना कि आज तक 3 ऐसे बिल आए हैं जो आपके ज्वाइंट सिटिंग में गए हैं,
और वो तीनों के नाम मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी दे रखे हैं, तो इन तीनों के नाम प्लीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना ईयर के साथ, ठीक है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था ये भी याद रखना है, अगर यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की बात करें और आपको बोले कि कौन प्रेसाइड करेगा, तो पहला आपके ऑप्शन रहते हैं हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब भी स्पीकर आए तो हमेशा लोकसभा के बारे में सोचना है, चाहे डिप्यूटी हो या फिर मेन स्पीकर हो। फिर वही सेम चीज चेयरमैन जब भी आए तो आपको यहाँ पे चाहे वाइस चेयरमैन हो, आपको राज्यसभा के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे स्पीकर प्रेसाइड करेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डिप्टी स्पीकर प्रेसाइड करेंगे। अगर वो स्पीकर नहीं है, अगर वो आपका यहाँ पे ऑफिस वेकेंट है या फिर मान लो यहाँ पे कुछ हो जाता है, इन सच केसेस में आपको यहाँ पे डिप्टी स्पीकर आपके प्रेसाइड करेंगे। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही ऑफिसेज आपके वेकेंट है, तो उस केस में आपके यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन होंगे यहाँ पे राज्यसभा के, तो वो आपके प्रेसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलएस लिख दे रहा हूँ लोकसभा, और आरएस है आपका यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका यहाँ पे आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि तीनों ही बिल है यहाँ पे ये। और ईयर आपको यहाँ पे प्लीज याद रख लेना, ईयर आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और तीनों ही बिल के रिस्पेक्ट में आपकी सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग हुई है, सिर्फ 3 ही बिल ऐसे आज तक यहाँ पे आए हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंडिया में। तो देखो अब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये आपके ब्रिटिश एरा से रिलेटेड है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये आपके थे यहाँ पे, ये कौन था यहाँ पे, वीजले था, ठीक है। अगर आपसे बोले सबसे पहला कौन से एरिया इसके अंडर आया था, तो वो था आपका यहाँ पे हैदराबाद। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड आपका है यहाँ पे हैदराबाद, जो सबसे पहले इसमें यहाँ पे जुड़ा था। अब जैसे आपका यहाँ पे अगला दे रखा है डलहौजी। अब जो डलहौजी है बेसिकली इसके टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिला है यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेसिकली इस तरीके से था कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई राजा रानी है, अगर उनका कोई असली बेटा नहीं है, ठीक है, मतलब सगा बेटा नहीं है, अगर उन्होंने कोई गोद ले रखा है उसको छोड़ के, अगर कोई सगा बेटा नहीं है और किसी चीज से मान लेते हैं कि यहाँ पे राजा की मौत हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो वो जो कंप्लीट किंगडम है ना वो ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। और इसमें जो सबसे पहला हमें देखने को मिला वो था आपका यहाँ पे सतारा, और इसी में ही जो आपका सेकंड आपको देखने को मिला वो आपका हो जाएगा यहाँ पे झांसी, ठीक है। तो झांसी आपका क्योंकि इसी की वजह से आपका ज्यादा फेमस हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो आपका यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग दे रखा है, ये है आपका यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के जैसे यहाँ पे ये फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के जैसे यहाँ पे ये बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे, तो ये याद रखना। तो इसमें बेसिकली क्या करता था कि यहाँ पे ना बफर जोन्स बनाता था। बफर जोन कैसे बनाता था, जैसे यहाँ पे इनका मेन एरिया कौन सा था, बंगाल था, तो इन्होंने अवध एरिया कब्जा लिया। अब अवध आपका यहाँ पे बंगाल के आउटस्कर्ट्स पे आ रहा है, तो जब भी कोई लड़ाई होगी या कुछ भी होगा किसी के साथ, तो वो अवध वाले एरिया में ही लड़ते थे और बंगाल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे, वहां पे कोई भी डैमेज इनको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो भी इनके मेजर एरियाज थे ना उसके चारों तरफ अगर लैंड है, तो बहुत ईजी टर्म्स में यहाँ पे वो बफर जोन्स क्रिएट कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी इनकी यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉलिसी। फिर नेक्स्ट आपको देखते को मिला यहाँ पे जॉन लॉरेंस, यहाँ पे इसकी पॉलिसी थी यहाँ पे पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, मतलब यहाँ पे लड़ाई वड़ाई में यहाँ पे विश्वास इतना ऐसा नहीं रखता था। सिंपल टर्म्स में आप इस तरीके से याद रख लेना, ठीक। फिर एक आपका आ गया यहाँ पे लिटन। लिटन के टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिला यहाँ पे पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप बोलोगे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थी। तो ये थे आपके यहाँ पे लिटन की, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर बाकी आपका जैसे हमने जो आपका रिंग ऑफ फेंस है ना, इसी का ही एक तरीके से एक्सपेंड करने वाला वर्जन है आपका यहाँ पे ये सब्सिडरी अलायंस, जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने सोल्जर्स को रखते थे यहाँ पे दूसरे रूलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके रिस्पेक्ट में रूलर जो है उन सब की यहाँ पे सेवा करेगा, या फिर एक तरीके से उनकी जितनी भी नीड्स है उनको पूरी करता था, उस पर्टिकुलर आर्मी को जो भी यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत इजीली उन्होंने कब्जाए हैं बहुत सारे किंगडम्स भी, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 280, ठीक है। तो यहाँ पे 280 आर्टिकल आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पे बताता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अपॉइंटमेंट के बारे में अगर मान लो आपसे यहाँ पे कोई पूछता है, तो अपॉइंट आपके करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी इसके मेंबर है ना वो बस एक एडवाइस दे सकते हैं गवर्नमेंट को, उसको फॉलो करना नहीं करना वो गवर्नमेंट के ऊपर है, पर ये बस एडवाइस दे सकते हैं। इनका दिया हुआ एडवाइस कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। फिर पहला जो आपका फाइनेंस कमीशन बना था वो आपका 1951 में बना था। तो अगर ये पूछता है यहाँ पे तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज।
तो पहला फाइनेंस कमीशन आपका 1951 में बना है, याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे ना जो टर्म टर्म आपको देखने को मिलेगा, अगर टेन्योर की जैसे हम बात करें, तो टेन्योर आपका रहता था यहाँ पे 5 साल का टेन्योर है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का 5 साल का टेन्योर है, ये याद रखना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेंबर्स की, कि इसमें कौन कौन से कितने मेंबर वगैरह होते हैं, तो याद रखना ये 5 मेंबर की बॉडी है, जिसमें पहला आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे चेयरमैन, ठीक है। फिर बाकी आपको इसके अंडर आपको देखने को मिलेंगे 4 मेंबर। तो कौन कौन से मेंबर होते थे, जैसे पहला आपके हो गए यहाँ पे जो जज है यहाँ पे, ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जो क्वालिफाई हो रहे हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, टू बी अपॉइंटेड एज वन, ठीक है। मतलब यहाँ पे या तो हाई कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफाई हो रहे हैं, उनकी सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपके यहाँ पे मेंबर रहते हैं चेयरमैन के अंडर, ठीक है, इस पर्टिकुलर आपके फाइनेंस कमीशन में। फिर एक आपका एक ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी जिसको स्पेशल नॉलेज रहेगी यहाँ पे, एक स्पेशल नॉलेज रहेगी यहाँ पे किस चीज की, फाइनेंस की, ठीक है, स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस यहाँ पे रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे अकाउंट्स की रहेगी, यहाँ पे किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना है यहाँ पे, कि ऐसी पर्सनैलिटी जिसको स्पेशल नॉलेज है फाइनेंस की और साथ ही साथ अकाउंट्स की गवर्नमेंट के। फिर तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक इंसान ऐसा रहेगा जिसको एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स पे, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में एक इंसान को जिसको यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर फोर्थ आपके रहेंगे यहाँ पे जिसको स्पेशल नॉलेज होगी यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमी वगैरह की आपको थोड़ी नॉलेज होगी, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपके हो गए 4 मेंबर, और एक आपका यहाँ पे राज्यसभा जो आपके चेयरमैन है वो। और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि इनकी जितनी भी सैलरीज वगैरह यहाँ पे कुछ भी है, वो सब आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड से ही यहाँ पे कटता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नाउ इसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे जो याद रख लेनी है, तो जैसे अब हम अगले यहाँ पे स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ना जीएसटी के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन लिखा है, पर यहाँ पे क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो बताना था वो सब हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो देखो जीएसटी के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं जीएसटी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है। फिर एक आपको देखो ऑप्शन दे रखा था यहाँ पे आर्टिकल 279A, तो वो बेसिकली आपका आर्टिकल है यहाँ पे जीएसटी का, ठीक है, जीएसटी के रिस्पेक्ट में। फिर अगर आपसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछे, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका यहाँ पे आया था, जो कि 2016 में आया था। तो उसके अंडर बेसिकली आपका यहाँ पे जीएसटी बना है, ये आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट अगर आपसे बोलता है, तो अपॉइंट बेसिकली आपके यहाँ पे कौन करते हैं, वो आपके करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो ये भी आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसमें ना आपको स्टेट और यूनियन, ठीक है, साथ ही साथ देखोगे यहाँ पे, तो आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी यहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों की ही, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, किसी एक के कहने पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा, सबकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं वो बेसिकली फिक्स रहते हैं, वो आपके रहते हैं यहाँ पे यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो रहेंगे वही आपके यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। फिर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम आगे बात करें, जैसे अगर आप देखोगे, तो वोट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वोट्स के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे, तो जैसे अगर मान लो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक वोट है उसके पास, अगर उसने जो वोट दिया है ना, उसकी जो वेटेज होगी ना, वो 33% रहेगी। फिर वहीं पे जो आपका स्टेट है, स्टेट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 66%, और डिसीजन लेने के लिए, मतलब डिसीजन पे आने के लिए, किसी भी डिसीजन पे आने के लिए 75% वोट्स आपके पास होने चाहिए, मतलब 3/4 के आपके पास वोट्स होने चाहिए। तो क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मान लो यूनियन को यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई यहाँ पे वो लाता है रेजोल्यूशन या कुछ भी, उसको पास करना है, तो 33% तो उसको यहीं से मिल गए, बचे हुए उनको यहाँ पे स्टेट से लेने पड़ेंगे, तब जाके वो 75% होगा, ये बेसिकली मिनिमम है, ठीक है। इतने तो आपको यहाँ पे डिसीजन के लिए परसेंटेज आपको यहाँ पे चाहिए, जब आप यहाँ पे देखोगे। फिर नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कोरम की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पे मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए एक पर्टिकुलर मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो है आपके यहाँ पे हाफ मेंबर्स, ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, और मेंबर्स कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 30 मेंबर्स, मतलब कि 15 मेंबर्स आपके होने चाहिए, तब जाके आपका सेशन रहेगा। अगर 15 से कम होते हैं तो आपका सेशन नहीं होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपकी जीएसटी काउंसिल का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका यहाँ पे कि जो आपके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन जो आपके होते हैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड चेयरमैन जो होता है आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम,
ठीक है? तो आपके यहाँ पे चेयरमैन होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के, तो उनको उनके पास ना कंप्लीट राइट है कि वो हर एक मीटिंग में यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे मीटिंग जितनी भी हैं, पर यहाँ पे ये वोट नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जो आपके चेयरमैन है यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम के, तो यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे वोट वगैरह यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे फाइनेंस कमीशन डिस्कस कर लिया, जीएसटी भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने थे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, वरना ये नाम आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, उसके थ्रू आप जाके पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए, तो आप सीधे-सीधे डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी जैसा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक्ज़ैक्टली यहाँ पे फ्री पीडीएफ्स है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूछ सकते हो, वरना कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। कोई डाउट, कमेंट कुछ भी होता है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।